नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत शरद पवार से। शरद पवार एक ऐसे नेता जो हीरो से जीरो बन गए। जी हाँ, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शरद पवार चाणक्य नीति के विपक्ष में एक बड़े चेहरे माने जाते हैं। और शरद पवार की जो रणनीति रही है वो कभी विफल साबित नहीं रही है। लेकिन शरद पवार कैसे अजीत पवार से धोखा खा गए, और एक रिपोर्ट में अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि शरद पवार की जिंदगी का वो पल जब मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहे थे और डॉक्टरों ने क्या कहा था शरद पवार को लेकर। देखिए एक रिपोर्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख पद्म विभूषण शरद पवार का जिक्र करें तो इन दिनों वो लगातार चर्चाओं में है। शरद पवार के चर्चाओं में रहने की सबसे बड़ी वजह है उनकी पार्टी के दो फाड़ होना, यानी एनसीपी के दो फाड़ होना। अजीत पवार अपने विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ चले गए और शरद पवार देखते ही रह गए। लेकिन एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को इसमें बताते हैं 32 साल बाद वे सड़क पर उतरने वाले थे। केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री रह चुके शरद पवार कैंसर को हराकर महाराष्ट्र में एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। एक प्रोग्राम में पवार ने बताया कि 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कैंसर का पता चला था। इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए। वहां के डॉक्टरों ने भारत के ही कुछ एक्सपर्ट्स के पास जाने को कहा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहने के दौरान 36 बार रेडिएशन का ट्रीटमेंट लेना था। यह बहुत दर्दनाक होता है। सुबह 9 से 2 बजे तक शरद मिनिस्ट्री में काम करते, फिर 2:30 बजे अपोलो हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी लेते। दर्द इतना होता था कि घर जाकर सोना ही पड़ता। इस दौरान एक डॉक्टर ने उनसे कहा कि जरूरी काम पूरा कर लें, आप सिर्फ 6 महीने और जी सकेंगे। पवार ने डॉक्टर से कहा कि मैं बीमारी की चिंता नहीं करता, आप भी मत करो। पवार ने लोगों को नसीहत दी कि कैंसर से बचना है तो तंबाकू का सेवन तुरंत बंद कर दें। शरद पवार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी से पहले उन्होंने अपनी पत्नी प्रतिभा पवार के सामने एक ही संतान पैदा करने की शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था हमारी एक ही संतान होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इसके बाद 30 जून 1969 को पुणे में सुप्रिया का जन्म हुआ। 44 साल पहले यह निर्णय लेना काफी कठिन था, लेकिन उन्होंने यह करके दिखाया। इस तरह की खुली सोच के परिवार में जन्म लेने वाली सुप्रिया को बचपन से ही अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी मिली। परिवार की ओर से कभी कोई बदलाव नहीं बनाया गया, चाहे वह शिक्षा हो या शादी का मामला। शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को हुआ था। पवार ने अपने सियासी सफर की शुरुआत कांग्रेस के साथ 1967 में की। 1984 में बारामती से उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव जीता। उन्होंने 20 मई 1999 को कांग्रेस से अलग होकर 25 मई 1999 को एनसीपी बनाई। शरद पवार, तारिक अनवर और पीएच संगमा ने मिलकर एनसीपी बनाई थी। ये तीनों पहले कांग्रेस में थे। उनके नाम महाराष्ट्र का सबसे यंग मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। 1993 में उन्होंने चौथी बार सीएम के पद की शपथ ली। अपने राजनीतिक करियर में वे यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पवार 2005 से 8 तक बीसीसीआई के चेयरमैन रहे और 2010 में आईसीसी के प्रेसिडेंट बने। पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। अपनी राजनीतिक विरासत बेटी सुप्रिया सुले को सौंप चुके हैं। सुप्रिया एनसीपी की टॉप लीडर में से एक होने के साथ ही पिछले 2 बार से 2009 और 2014 में अपनी पिता की सीट बारामती से एमपी हैं। एनसीपी के दो फाड़ होने के बाद शरद पवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जो शरद पवार एक वक्त में चाणक्य नीति के माने जाते थे, जो शरद पवार अपने आप में चाणक्य नीति के बड़े दिग्गज थे, वही शरद पवार आज पूरे तरीके से विफल हो चुके हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के दो फाड़ हुए। अजीत पवार विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ चले गए। अजीत पवार के बीजेपी में जाने के बाद एनसीपी पूरी तरीके से बिखर गई है। हालांकि शरद पवार ने कहा कि वो अजीत पवार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इस पर सुप्रिया सुले ने भी अजीत पवार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल अजीत पवार काफ़ी समय से शरद पवार से नाराज़ नजर आ रहे थे। माना जा रहा था कि जिस तरीके से शरद पवार की अगर मैं बात करूँ तो मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी। एनसीपी की जिम्मेदारी उन्होंने सुप्रिया सुले को दी। एनसीपी की जिम्मेदारी सुप्रिया सुले को देने के बाद अजीत पवार काफ़ी नाराज़ दिखते नजर आए। दरअसल खबर सामने आई कि जिस तरीके से मौजूदा वक्त में
अजीत पवार बीजेपी में एक बड़ा कद चाहते थे, वो राजनीति में एक बड़ी पोस्ट चाहते थे और उसको देखते हुए ऐसा हुआ। हालांकि माना जा रहा है कि अजीत पवार के साथ जो विधायक गए थे, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा विधायक वो शरद पवार की तरफ आ रहे हैं और उसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ विधायक जो हैं वो शरद पवार के संपर्क में। हालांकि अजीत पवार ने कई विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दिलाई है। दरअसल देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी समय से सियासी उठापटक देखने को मिल रहा था। जिस तरीके से देखने को मिला कि एकनाथ शिंदे और तमाम विधायक बीजेपी से नाराज चल रहे थे, शिंदे और तमाम विधायकों की नाराजगी बीजेपी के साथ नजर आ रही थी, तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर देखने को मिली है, जो हालात देखने को मिले हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में, क्या आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र में अचानक उस वक्त जो बड़ा बदलाव हुआ अजीत पवार की डिप्टी सीएम बनने के बाद। हालांकि अजीत पवार ये कह रहे हैं कि उनके पास विधायकों का बड़ा संख्या बल है। अजीत पवार ये कह रहे हैं कि उनके पास 51 विधायक हैं। मौजूदा समय के अंदर अजीत पवार की जो पोजीशन है वो ये कही जा रही है कि उन्हें सीएम बनाना चाहिए। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे का रोल क्या रहेगा? हालांकि एकनाथ शिंदे और तमाम विधायक जो बीजेपी से नाराज चले, माना जा रहा है कि शिंदे और तमाम विधायकों को बीजेपी अब साइड लाइन ही कर देगी, क्योंकि अजीत पवार के पास विधायकों का इतना संख्या बल है कि वो सरकार बना सके। हालांकि देवेंद्र फडणवीस भी ये सोच रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, और अगर देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है तो क्या ये महाराष्ट्र में एक बड़ा रोल होगा? हालांकि देखा जा रहा है कि अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, या अगर बात करें एकनाथ शिंदे की, देवेंद्र फडणवीस की, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो महाराष्ट्र में लगातार चर्चाओं में बने हुए, और जो तस्वीरें महाराष्ट्र से लगातार सामने आ रही हैं वो ये जाहिर तौर पर बताती हैं कि शायद महाराष्ट्र में एक और बड़ा सियासी फिरबदल होने वाला है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में मचे सियासी उबाल के बाद जो हालात हैं, जो तस्वीर है, उससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि शायद आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में जो बड़ा रोल है वो बीजेपी का होता नजर आएगा। बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस जो महाराष्ट्र में चलाया है वो एक और राज्य में चलाने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस अगर बिहार में भी चलाती है तो क्या इसका बड़ा फायदा बीजेपी को मिल पाएगा? हालांकि ऑपरेशन लोटस पर लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा बयान जरूर सामने आया है, और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या आने वाले वक्त में बीजेपी और कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस चलाकर वहां सरकार बनाती नजर आएगी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि शरद पवार जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी राजनीति से जुड़े हुए थे, अपने काम को कर रहे थे, और आखिरकार उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी से लड़कर जीत हासिल की और उसके बाद राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। लेकिन अभी हाल ही में जिस तरीके से एनसीपी के दो फाड़ हो गए, अजीत पवार अपने विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ मिल गए, उसके बाद शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। तो क्या वाकई शरद पवार की जो रणनीतियां हैं अब वो वाकई फीकी पड़ने लगी हैं, या जो दूसरा चाणक्य उन्हें माना जाता है, क्या वो वाकई चाणक्य नीति ही खत्म हो गई? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।